हेलो डियर स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ शर्तें सीखी थी, जिनमें से वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त के केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती, परिधि क्या होती, जीवा क्या होती है, वृत्त किसे कहते हैं, इस विषय में हमने जान लिया था। आगे उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब आज आपको बताते हैं कि वृत्त की एक बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो किसी एक बिंदु से वृत्त की हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित कहाँ है। अगर वो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो स्थिति दूसरी होगी, वृत्त पर स्थित है यानी उसकी परिधि पर स्थित है तो उसकी कंडीशन अलग होगी, और अगर वृत्त के बाहर बिंदु है तो उसकी स्थिति अलग होगी। यानी किसी वृत्त पर अगर कोई एक बिंदु ले लेते हैं तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये 1 नंबर का सवाल है। ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, इसलिए इनको अच्छे से समझ लो। जैसे अगर कोई वृत्त के अंदर कोई बिंदु दे देता है, हमने एक वृत्त के अंदर एक बिंदु ले लिया और आपसे पूछ लिया इस वृत्त का, ये तो वृत्त का केंद्र हो गया, इस वृत्त के अंदर एक हमने ये बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, वो आपको बताना था। तो ये वृत्त के अंदर है, ठीक है। अगर अंदर है, यहां से अगर हम रेखा खींच देते तो ये रेखा देखो इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, और ये काट रही है इसलिए ये स्पर्श रेखा तो होगी नहीं। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये स्पर्श रेखा तो बनेगी नहीं, ये क्या बनेगी, हमारे छेदक रेखा बनेगी। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, आपकी छेदक रेखा हो गई, क्योंकि ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है। अगर कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। अब मान लो हमने यहां बिंदु ले लिया, अब यहां से रेखा खींचेंगे तब भी ये 2 बिंदुओं पर काटेगी। यानी एक चीज यहां से क्लियर हुई, अगर वृत्त के अंदर हमारा कोई बिंदु ले रहे हैं हम, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। पहली बात, एक बात समझ गए, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है और आपसे कहा जाए वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी बनेगी, तो वृत्त के अगर अंदर कोई बिंदु है तो उस वृत्त की एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, और वृत्त पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ, वृत्त पर स्थित होने का मतलब उस वृत्त की परिधि पर स्थित हो। कहां पर, परिधि पर। यानी कोई वृत्त दे दिया और इस वृत्त की ये परिधि हो गई, इस परिधि पर कोई अगर बिंदु दे दिया, तो अगर परिधि पर कोई बिंदु दे दिया गया है तो उस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वृत्त की सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि इसी बिंदु से होकर के जाएगी। अब यहां से भी नहीं खींच सकते, यहां से भी नहीं खींच सकते, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। कब, जब हमारा बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। तो 2 चीजें आप समझे, अगर वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, अगर वृत्त की परिधि पर बिंदु है, या हम ऐसा कह दें कि वृत्त पर स्थित है, तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक स्पर्श रेखा यहां से बन सकती है, ठीक। तीसरी बात, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु आ रहा है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो वहां से हम कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त की खींच सकते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये हमारा एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लिया, यहां हमने ले लिया, ठीक है। तो जब यहां हमने एक बिंदु ले लिया तो यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं इसकी बनाई जा सकती हैं, तो अगर हम देखें तो एक स्पर्श रेखा हमारी ये बन सकती है, एक स्पर्श रेखा हमारी ये बन सकती है। अगर बीच से निकालते तो काट देगा तो ये छेदक रेखा बन जाएगी और कोई बन नहीं पाएगी।
तो अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आपने 3 चीजें सीखी। अब वृत्त पर बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो अंदर होगा, या वृत्त की परिधि पर होगा, या वृत्त के बाहर होगा। इन तीनों कंडीशन पे ही तो होगा। तो अगर इन तीनों शर्तों पे आ रहा है तो अगर अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हम। अगर वृत्त की परिधि पर है तो उसकी सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। अगर वृत्त की बाहर स्थित है बिंदु तो सिर्फ उसकी 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। ये बात समझ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बात क्लियर? इस प्रमेय को देखते हैं। जैसे आपने पिछली प्रमेय पीछे अभ्यास में पढ़ी थी कि वृत्त के स्पर्श रेखा सदैव केंद्र पर लंब होती है, आपकी पिछले वीडियो में देखा था। उसी तरह से ये प्रमेय आपकी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, अक्सर पूछी जाती है बोर्ड परीक्षाओं में। तो इसको समझ लेना अच्छे से आप लोग। हमने बताया था कि जब भी कोई प्रमेय आप हल कर रहे हो तो वहां पे क्या क्या शर्तें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो हमको ज्ञात क्या है, ठीक है, फिर हमको सिद्ध क्या करना है, फिर अगर रचना की जरूरत पड़े तो रचना बनाना है, फिर उसके बाद उत्पत्ति करनी। इन 4 स्टेप पे सवाल को ले जाते हैं। इसको अच्छे से समझना है, फिर देखते हैं कैसे करा। आपसे कह क्या रहा है, पहले ये देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की सिर्फ हम 2 स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो वही चीज आपसे करा है कि किसी बिंदु से बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ये बात आपको सिद्ध करके देना है। तो परीक्षा में आएगा तो ये सवाल आएगा, इसीलिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो क्या क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो ज्ञात क्या है हमको, एक वृत्त दिया है, एक वृत्त ले लिया, वृत्त पर बाह्य बिंदु कोई एक दे दिया, यहां कोई एक बाह्य बिंदु ले लिया। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो एक हमने ये वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दिया और यहां से एक ये वृत्त की स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। ये दोनों यहां पे मिले तो ये हमारा हो गया बाह्य बिंदु। ठीक, तो एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। इसका नाम हमने रख लिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। ये यहां वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र हमारा क्या हो गया? ओ। ठीक, एक वृत्त था, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु था, इस बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच दिया। ये तो कहा इसने कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। यानी हमको सिद्ध क्या करना है कि ये लंबाई कौन सी, ए बी लंबाई किसके बराबर है? ईसी लंबाई के बराबर है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ज्ञात है। ज्ञात है में क्या डालेंगे आप? एक ओ केंद्र का वृत्त, ओ केंद्र के वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है। ठीक, जहां ए बी तथा ए सी स्पर्श रेखाएं हैं। ये चीज आपको ज्ञात थी। ठीक है, देखो ये चीज ज्ञात थी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो एक वृत्त था जिसका केंद्र ओ था, इसके बाहर एक बिंदु ए था, उससे स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। तो ये चीज तो हमको ज्ञात थी। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। ये हमको सिद्ध करना था।
यानी ये स्पर्श रेखा की लंबाई इस स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर है। ठीक, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, ये तो सिद्ध करना हो गया, ये ज्ञात है। अब रचना क्या करनी पड़ेगी आपको? रचना में करते ये हैं, ये वृत्त का केंद्र O है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिला लेते हैं, यानी केंद्र को स्पर्श बिंदुओं से मिला लेते हैं। ठीक, तथा केंद्र से बाह्य बिंदु A को भी मिला लेते हैं। इतनी रचना हमने कर लिया। यानी रचना में क्या किया? O से B, C तथा A को मिलाया। इतना काम हमने रचना में कर डाला। ठीक, ज्ञात हो गया, सिद्ध करना हो गया, रचना हो गई, 3 चीजें क्लियर हुई। अब क्या बनाते हैं हम? उपपत्ति इसकी बनाते हैं। अब उपपत्ति में दिखाना क्या है हमको कि ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखानी है। तो एक चीज देखो जरा, आपने कक्षा 9 में एक चीज पढ़ी थी, सर्वांगसम त्रिभुज। शायद पढ़ा हो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा समझे, प्रयास करें समझाने का, और जिन लोगों ने पढ़ा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये त्रिभुज देखो आपका बनना है OAB बनना है। दूसरा त्रिभुज आपका बनना है AOC। तो त्रिभुज आपके यहाँ है। इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की तुलना करा लेते हैं। सर्वांग सम, इसका मतलब तो आप समझे, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, सम माने बराबर, यानी जिसके सभी भाग बराबर हों उसे क्या कहेंगे हम? सर्वांग सम त्रिभुज। यानी ऐसे 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग बराबर हों उसे हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुज हम कैसे सिद्ध करते हैं, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक त्रिभुज की 3 अंग जिसमें से कम एक भुजा जरूर शामिल हो, दूसरे त्रिभुज के 3 अंग जिसमें से कम एक भुजा जरूर शामिल हो, अगर समान हो रहे हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। यानी किसी एक त्रिभुज के 3 अंग और किसी दूसरे त्रिभुज के 3 अंग अगर आपस में समान हो, जिसमें से कम एक भुजा अवश्य हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की जरा हम तुलना करा लेते हैं। अगर 3 अंग हम इनके बराबर कर ले जाएं, इसके और इस त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनके सर्वांग समता की जांच कर लेते हैं। तो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा? एक त्रिभुज हमारा बनना है OAB। एक त्रिभुज हमारा बनना है OAC। में संबंध देख लेते क्या क्या संबंध बनना है इसके। ठीक है, तो पहले चीज देखा हमने अपने पिछले वीडियो में, जो आपने पहली प्रमेय पढ़ी थी कि अगर किसी स्पर्श रेखा को केंद्र से हम मिला देते हैं तो वो सदैव कितने अंश का कोण बनाती है? समकोण बनाती है। यही प्रमेय आपने पढ़ी थी। तो ये देखो हमारी क्या थी? एक स्पर्श रेखा थी। ये भी हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है। और इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा केंद्र से सदैव कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। ये बात आप याद कर लीजिए। हो गया। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो हम इनको लिख लेते हैं। क्या क्या चीज बराबर एक मिली हमको? तो कोण OBA बराबर है कोण OCA के। एक चीज पता हुई, ये कहां से आप लाए? प्रमेय से, क्योंकि आपने पीछे प्रमेय में यही शर्त पढ़ी थी। दूसरी बात, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या बराबर हम दिखा सकते हैं? एक चीज और हम यहां बराबर दिखा सकते हैं। OB भुजा OB बराबर भुजा OC। ये क्या है? हमारी त्रिज्याएं हैं। क्या है हमारी? ये OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है।
केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। एक बात और क्लियर हुई, यानी ओ बी बराबर ओ सी के हो गया, दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी चीज और बराबर कर लेते हैं। क्या? ये भुजा ओ ए देखो इस त्रिभुज में भी सम्मिलित है और इस त्रिभुज में भी सम्मिलित है, दोनों में है। ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें ये बड़ी हो जाएगी इसमें छोटी हो जाएगी। जब एक ही भुजा है तो दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो दोनों में समान लंबाई की होगी। यानी ओ ए भुजा कैसी आ रही है हमारी? तो भुजा जो हमारी ओ ए थी वो कैसी थी? उभयनिष्ठ थी, यानी दोनों त्रिभुजों में थी। ठीक, ओ ए भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। तो देखो एक चीज, इस त्रिभुज के कौन से? ओ ए बी के और त्रिभुज ओ सी ए के, ओ ए सी के, तीन चीजें बराबर हो रही कि नहीं हो रही? ये कोण इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा के बराबर, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। तो तीन चीजें इसकी तीन चीजें इसकी कैसी हो गई? बराबर हो गई। और जब तीनों चीजें आपस में बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। बात समझ पाए? सर्वांग सम, जो लोग नहीं पढ़े थे समझ गए होंगे। सर्वांग सम होने के लिए तीन अंग बराबर होने चाहिए जिसमें कम से कम एक भुजा होनी चाहिए। तो यहाँ तो आपकी दो दो भुजाएं बराबर हो रही, तो त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का निशान हुआ। अब जब सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम माने सभी अंग समान, और जब सब अंग समान हो गए तो इसका मतलब ये वाली भुजा भी इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी। अतः आप लिख लीजिए, अतः ए बी बराबर ए सी। और यही चीज हमको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ये तो प्रूव करना था कि ए बी बराबर ए सी को दिखाना था। ये बात क्लियर हुई? प्रमेय अच्छे से समझ गए? ठीक है, नहीं समझ पाओ तो एक बार फिर से दोबारा देखिए, इसको अच्छे से समझिए, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो अब आगे समझिए, अगला देखते हैं। फिर इस प्रमेय को देखते हैं जरा। इससे पिछली प्रमेय देखी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है आपकी, इससे सवाल भी कई बनाए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना। तरह सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों, सबसे पहले तो ये बात जाने सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, यानी सम केंद्रीय यानी समान केंद्र वाले वृत्त, यानी ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं? समकेंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त। ठीक, में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखो कैसे, ये वृत्त का केंद्र, एक वृत्त हमारा ये बना, ठीक, एक और बड़ा वृत्त बना लिया, दो वृत्त हो गए। इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, ऐसे वृत्तों को क्या कहेंगे हम? सकेंद्रीय वृत्त। यानी ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो, ऐसे वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं, बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़ा वृत्त ये है हमारा, इसकी एक क्या कर लिया? जीवा कर लिया, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमारा छोटा वृत्त हो गया, इसको ये क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो इस बड़े वृत्त की ये क्या हुई? जीवा। जीवा किसे कहते हैं? परिधि से परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के ना जाए उसे क्या कहेंगे? जीवा। तो ये जीवा हो गई बड़े वृत्त की, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। हो गया। स्पर्श बिंदु पर, ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया,
पर समद्विभाजित होती है, यानी ये वाली जीवा जो है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी ये दूरी और ये दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। ये हमको सिद्ध करना है। फिर वही प्रतिबंध आया ना, पहले तो बात समझ गए पूरी। क्या दिया था आपको, ऐसे दो वृत्त जिनका एक ही केंद्र था, कि एक बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इतनी चीज आपको पता थी। सिद्ध क्या करना था, ये दूरी के बराबर है। रचना जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, फिर उत्पत्ति कर देते हैं, सवाल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके नाम लिखते हैं। मान लिया वृत्त का केंद्र क्या था, वो था। जो हमारी जीवा थी ये क्या थी, ए बी थी। स्पर्श बिंदु का नाम क्या रख दिया हमने, पी रख दिया। अब सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात है वो लिख लेते हैं। तुमको ज्ञात क्या था, दो वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक, ये चीज हमको क्या थी, ज्ञात थी। ये तो था, दो सकेंद्रीय वृत्त थे, बड़े वृत्त की जीवा ए बी थी, छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती थी। हो गया। ठीक, अब क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए पी बराबर पी बी, ये दूरी यानी ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। ये तो करा था कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटती है। ये बात हमको सिद्ध करनी थी। चलो बना लेते थे, ये तो सिद्ध करना हो गया। अब रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, ये वृत्त का केंद्र ओ था ना, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया और ओ से पी को मिलाया। इतना कर लेते हैं। यानी बिंदु ओ से या केंद्र ओ से ए बी तथा पी को मिलाया। इतना काम हमने कर लिया, ए बी तथा पी को मिलाया। ये रचना होगी। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। ठीक, उत्पत्ति में क्या करते हैं, एक त्रिभुज हमारा कौन बनना है, ओ ए पी। एक त्रिभुज हमारा क्या बनना है, ओ पी बी। अभी पिछले प्रमेय में हमने ये देखा है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर रहे थे, सर्वांग सम। वही काम यहाँ भी करते हैं। तो पहला त्रिभुज क्या हमारा है, ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में संबंध। फिर संबंध देख लेते हैं। तो क्या होता है सर्वांग सम के लिए, अभी बताया, ऐसे दो त्रिभुज जिनमें तीन अंग, कितने अंग होते हैं त्रिभुज के, 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। ऐसे दो त्रिभुज जिनके 3 अंग कम से कम कैसे हों, समान हों तथा उनमें कम से कम एक भुजा अवश्य शामिल हो, ऐसे त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो देखते जरा, ये क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है हमारी, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की त्रिज्या सदैव कैसी होती हैं, समान होती हैं। यानी ओ ए बराबर का है कि होगा, ओ बी के होगा। यानी पहली चीज हमको क्या मिल गई,
भुजा OB बराबर भुजा OA। एक चीज मिल गई, क्या है, आगे ब्रैकेट में लिख लेना, त्रिज्या है। दूसरी चीज, और क्या बराबर हुआ, कुछ मिला, ये क्या थी, स्पर्श रेखा थी, और स्पर्श रेखा सदैव केंद्र के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो ये भी स्पर्श रेखा है, इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा, यानी कोण OPA बराबर कोण OPB। ठीक है, क्यों कहेंगे, 90 अंश आगे लिख देना। स्पर्श रेखा है ना ये, और केंद्र पर सदैव कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो ये इधर 90 का, तो इधर भी कितने का होगा, 90 का, क्योंकि एक सरल रेखा है, और सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। तो 90 इधर 90 इधर, हो गया 180, बन गया। तीसरी चीज क्या बराबर होगी, ये देखो भुजा दोनों त्रिभुजों में शामिल है, OP भुजा उभयनिष्ठ हो गई दोनों त्रिभुजों में। आप देखो तीन चीजें बराबर हो गई कि नहीं, इस त्रिभुज की तीन चीजें इस त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ, ये कोण इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अतः त्रिभुज कौन सा, OAP सर्वांग सम त्रिभुज OPB हो गया। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम, सर्वांगसम के सभी अंग बराबर हुए, अतः लिख सकते हैं आप क्या, AP बराबर PB। यही आपको सिद्ध करना था, हो गया, ठीक। बात समझिए। इस चित्र में देखो आपसे कह रहा है कि इससे इसकी वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। आपको दिया गया है, कह रहा कि उससे T की दूरी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और O से T की दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी, तो इसको तो सब लोग लगा लेंगे, है ना। जैसे कैसे, अब ये देखो हमारा एक त्रिभुज बनना है और एक त्रिभुज ये बनना है, ठीक। ये 25 है, ये 24 है, ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा केंद्र से सदैव कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का, पता है ना। तो ये देखो हमारा एक समकोण त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है, बनना है। तो अगर हम इस त्रिभुज को बाहर तुमको बना के समझाते हैं ऐसे, ये वाला कोण तो हमारा कितने को गया, 90 का, और 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना हुआ, 25, ठीक है। ये दूरी हमारी कितनी हो गई, 24, तो ये दूरी आपको निकालनी है। अब हमने पाइथागोरस की प्रतिबंध पढ़ रखी है, तो पाइथागोरस की प्रतिबंध क्या होती है वो लगा लेते हैं हम यहाँ पे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही प्रतिबंध यहाँ बना लेते हैं। तो अगर ये हमारा बिंदु क्या था, Q था, ये हमारा हो गया T, ये हो गया हमारा O, तो क्या बन जाएगा, OT स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस का प्रतिबंध। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब QT का मान कितना है ये निकालना है, OT का मान कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर, OT का मान लिया कितना था, x था, यहाँ x रख लिया, प्लस QT का मान 24, 25 का वर्ग 625 बराबर x स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग 576 हो गया। ये क्या है में रखा है प्लस में, इसको इधर ले आओ माइनस में, तो 625 माइनस 576 बराबर x स्क्वायर। इसको घटा दो, 15 में 6 कट गया, 9 बच गया, 11 में 7 कट गया, 4 बच गया, बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो x बराबर √49, x बराबर 7, यानी ये दूरी कितनी आ गई 7, तो ये दूरी 7 है, तो ये भी कितनी हो गई हमारी
7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था, तो समझ गए। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में कुछ सवाल दे रखे हैं, उनको लगाइए, जो ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।